तो दोस्तों कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी के केस पर बात कर रहे थे अपन सतत लोक प्रस्तावना या कंटिन्यूइंग पब्लिक प्रपोजल के बारे में। तो कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी ने एक जो है इन्फ्लुएंजा की डिसीज़ की एक मेडिसिन बनाई और इस कंपनी ने कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी ने दावा किया कि जो कोई भी व्यक्ति हमारी कंपनी की मेडिसिन यूज़ करेगा, है ना, रेगुलर 15 दिन तक, तो उसका इन्फ्लुएंजा का रोग जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो इस कार्लिल नाम की महिला ने वो इन्फ्लुएंजा की दवाई को यूज़ किया, रेगुलर कंपनी के बताए अनुसार उसको रेगुलर 15 दिन तक यूज़ किया, लेकिन इस कार्लिल नाम की महिला की जो इन्फ्लुएंजा का रोग है वो ठीक नहीं हुआ, है ना। कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी ने जो ये इश्तिहार दिया था कि जो कोई भी व्यक्ति हमारी कंपनी की मेडिसिन को यूज़ करेगा रेगुलर 15 दिन तक और उसके बाद भी अगर उसका इन्फ्लुएंजा का रोग ठीक नहीं होता है तो कंपनी उसे 100 पाउंड, कितना, 100 पाउंड का इनाम देगी, ठीक है। और कंपनी ने अपनी इस बात की पुष्टि करने के लिए 1000 पाउंड की रकम जो है रिलायंस बैंक में जो है जमा करवा रखी है, ठीक है। तो कार्लिल नाम की महिला ने इस कंपनी के ऊपर ये 100 पाउंड के इनाम की रकम की वसूली के लिए सूट फाइल किया कि मैंने कंपनी के बताए अनुसार ये जो मेडिसिन है इसका यूज़ किया लेकिन मेरा इन्फ्लुएंजा का रोग ठीक नहीं हुआ है, इसलिए मैं 100 पाउंड के इनाम की हकदार हूँ। तो कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी ने यहाँ पर बचाव लिया कि मेरी प्रपोज़ल को जो है कार्लिल नाम की महिला ने एक्सेप्ट किया है, इसकी कोई कम्युनिकेशन हमें प्राप्त नहीं है, ठीक है, और हमने इनको कोई प्रपोज़ल नहीं दिया है और वो एक्सेप्टेंस की कोई कम्युनिकेशन नहीं है, इसलिए यहाँ पर हमारे बीच में कोई भी एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है। लेकिन कोर्ट ने कहा कि यहाँ पर पब्लिक प्रपोज़ल या जनरल प्रपोज़ल हैं, है ना, और ऐसे प्रपोज़ल में कोई भी व्यक्ति जो शर्तों का पालन करता है वो उस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करता है या माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी व्यक्ति ऐसे प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर सकता है और जितने व्यक्ति इस कंपनी की मेडिसिन को यूज़ करते हैं और उनका अगर इन्फ्लुएंजा का रोग ठीक नहीं होता है तो वो इस कंपनी के ऊपर सूट फाइल करके इनाम की रकम की मांग कर सकते हैं, क्योंकि ये सतत कंटिन्यूइंग प्रपोज़ल हैं। जितने व्यक्ति शर्तों का पालन करेंगे उनके साथ इस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ये माना जाता है। नॉन कंटिन्यूइंग प्रपोज़ल किसे कहते हैं या असतत लोक प्रस्तावना किसे कहते हैं? ऐसी प्रस्तावना जहाँ पर इन जनरल में से, लोक में से, पब्लिक में से उसे कोई भी प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर सकता है, लेकिन वो एक्सेप्टेंस सिंगल टाइम हो सकता है, एक ही बार एक्सेप्टेंस पॉसिबल है, एक से ज़्यादा बार जो है प्रपोज़ल का एक्सेप्टेंस पॉसिबल नहीं होता है। तो ऐसे प्रपोज़ल को नॉन कंटिन्यूइंग पब्लिक प्रपोज़ल कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आपका हरभजन लाल वर्सेस हरचरण दास का केस है 1925 का। इसमें क्या होता है कि हरभजन लाल का जो बेटा है वो घर से भाग जाता है और उसके पिता ने जो है पर्चे बंटवाए कि जो कोई भी व्यक्ति मेरे बेटे को ढूंढ कर लाएगा वो 500 रुपये के इनाम का हकदार होगा। तो यहाँ पर ये एक ऐसा प्रपोज़ल है जिसको केवल एक ही बार एक्सेप्टेंस किया जा सकता है। तो पब्लिक प्रपोज़ल, जो भी जनता में से, पब्लिक में से उसके बेटे को ढूंढ कर लेकर आएगा वो उस इनाम का हकदार होगा, लेकिन एक ही व्यक्ति एक ही टाइम पर उसे एक्सेप्ट कर सकता है। एक से ज़्यादा व्यक्ति इसे एक्सेप्टेंस पॉसिबल नहीं है क्योंकि एक ही व्यक्ति का एक ही भतीजा गुम हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो ये भी पब्लिक प्रपोज़ल है लेकिन नॉन कंटिन्यूइंग टाइप का। एक बार एक्सेप्टेंस होने के बाद फिर उसे बार बार एक्सेप्टेंस नहीं किया जा सकता है ना, तो इसे नॉन कंटिन्यूइंग प्रपोज़ल कहा जाता है। फिर जो हैं आपके पब्लिक प्रपोज़ल के बारे में बात करें तो 1605 तक या 1893 1893 से पहले तक पब्लिक प्रपोज़ल को मान्यता नहीं दी गई थी, लोक प्रस्तावना को मान्यता नहीं दी गई थी। इसका एक केस हमारे सामने आता है विक्स वर्सेस टाइबोल्ड 1605 का, 1605 का। इस विक्स वर्सेस टाइबोल्ड में क्या होता है कि एक लड़की के पिता ने एक पब्लिक में एक प्रपोज़ल दिया कि जो कोई भी व्यक्ति मेरी बेटी से शादी करेगा वो 100 पाउंड का इनाम का हकदार होगा, ठीक है। तो एक जाबाज व्यक्ति जो है वो सामने आया और उसने हिम्मत दिखाई और उस लड़की से शादी कर ली। शादी करने के बाद उसने उस लड़की के पिता से जो वो 100 पाउंड की इनाम की राशि की मांग की
तो उसने देने से मना कर दिया। तो वो युवक जाता है उसके ससुर के खिलाफ़, पिता उस बेटी के या उस लड़की के पिता के खिलाफ़ या उसी के ससुर के खिलाफ़, कि इन्होंने प्रॉमिस किया था, प्रपोज़ल दिया था कि जो कोई भी व्यक्ति इनकी बेटी से शादी करेगा वो 100 पाउंड के इनाम का हकदार होगा। और इन्होंने ये प्रपोज़ल देने के बाद इस प्रपोज़ल को फुलफ़िल नहीं किया है। इस कारण से इनको आदेश दिया जाए कि ये अपने वादे को निभाए। वादा किया है इन्होंने, तो इस वादे को निभाने के लिए इनको आदेश दिया जाए। लेकिन कोर्ट ने यहाँ कहा है कि निश्चित व्यक्ति से न होने के कारण, यह प्रपोज़ल किसी स्पेसिफिक पर्सन को नहीं दिया गया था, इन जनरल इन पब्लिक को दिया गया था। तो निश्चित व्यक्ति न होने के कारण ये प्रपोज़ल के अंदर नहीं आता है और इस लड़की के पिता को ये 100 पाउंड जमा करने के लिए या देने के लिए आदेश नहीं दिया जा सकता है। ये विक्स वर्सेस टाइबोल्ड 1605 तक पब्लिक प्रपोजल को मान्यता नहीं दी गई थी, लेकिन बाद में कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल केस में इस पब्लिक प्रपोजल को मान्यता दी गई है दोस्तों। फिर बात करते हैं प्रपोजल एंड इन्विटेशन टू प्रपोजल, ऑफर एंड इन्विटेशन टू प्रपोजल। तो प्रपोजल आप समझ गए हैं कि किसी भी व्यक्ति को कोई बात करने या करने से प्रवृत्त रहने की रजामंदी संज्ञापित करना ही प्रपोजल कहा जाता है। अब इन्विटेशन टू प्रपोजल किसे कहते हैं? तो जनरली जहाँ पर अभी जो है प्रपोज़ल में बातचीत की स्टेज पर ही मामला है, ठीक है, कोई भी व्यक्ति बातचीत की स्टेज पर ही है। जैसे हार्वे वर्सेस फेसी 1893 का केस है। इसमें एक व्यक्ति ने तार भेजा और उस तार मतलब एक लेटर भेजा, उस लेटर में क्या आप अपनी संपत्ति जिसका नाम बम्पर हाल पेन है उसे बेचेंगे? एक व्यक्ति ने, हार्वे ने फेसी को एक लेटर लिखा और उसने 2 क्वेश्चन किए कि क्या आप जो है आपकी प्रॉपर्टी जो बम्पर हाल है उसको बेचोगे, और बेचोगे तो क्या कीमत होगी? ये 2 क्वेश्चन हार्वे ने फेसी से पूछा। तो फेसी ने रिप्लाई में कहा कि हमारे जो बम्पर हाल प्रॉपर्टी है उसकी कीमत 900 पाउंड से कम नहीं होगी। कितनी होगी? कम से कम 900 पाउंड होगी। तो इतने पर हार्वे ने कहा कि हमें मंजूर हैं। कितने? 900 पाउंड पर उसने कह दिया कि हमें मंजूर है। तो यहाँ सवाल उठता है कि क्या इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया है? हार्वे ने जो फेसी की प्रॉपर्टी है वो 900 पाउंड में खरीदने का इनका क्या एग्रीमेंट हो गया है, और इस एग्रीमेंट को इन्फोर्स करने के लिए फेसी बाउंड है। और इस हार्वे ने फेसी को इस एग्रीमेंट को इन्फोर्स करवाने के लिए एक वाद दायर किया, एक सूट फाइल किया। लेकिन यहाँ पर इस केस में कोर्ट ने डिसाइड किया कि केवल अपनी प्रॉपर्टी की कीमत बता देने मात्र से यहाँ पर एक्सेप्टेंस नहीं हो गया है। केवल व्यक्ति ने दूसरे प्रश्न का जवाब दिया है कि उसके नगद मूल्य कम से कम कितना होगा, अपनी प्रॉपर्टी की कीमत मात्र बताई है। तो यहाँ पर केवल कीमत मात्र बता देने से यहाँ इनके बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है, इसलिए ये इन्विटेशन टू प्रपोजल के अंतर्गत आता है। कोई भी व्यक्ति कैटलॉग या डिस्प्ले ऑफ गुड्स करता है, अपने माल का प्रदर्शन करता है, ये भी इनविटेशन टू प्रपोजल में आता है। जैसे कोई मॉल है आपका, उस मॉल में कोई सामान रखा हुआ है और उसी के अंदर आपने उस मॉल के मालिक ने जो है उस सामान के ऊपर कोई कैटलॉग लगा रखा है, तो ये प्रदर्शन केवल इनविटेशन टू प्रपोजल है ना, प्रस्तावना के लिए आमंत्रण है। और जो कस्टमर, जो ग्राहक उस सामान को उठाकर काउंटर पे लाता है वो वहाँ पर प्रपोजल करता है। और एक्सेप्टेंस कौन करेगा? जो शॉपकीपर हैं, दुकानदार हैं, वो एक्सेप्टेंस करता है। ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या कुछ मानक रूप की संविधाएं। आजकल के ज़माने में दुनिया इतनी फास्ट है कि हर जगह पर बार्गेनिंग करके प्रपोजल करना पॉसिबल नहीं होता है। कुछ ऐसी बड़ी संस्थाएं होती हैं जो दिन भर में कई लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, जैसे बैंक हो गया, आपका रेलवे हो गया, LIC हो गया है, या कोई बड़ी कंपनियां। ठीक है, तो इनके पास जो है अपने प्रपोजल का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बना होता है और उस फॉर्मेट में आप अपना नाम पता लिख दीजिए, है ना, और उसके अकॉर्डिंग ही आप उस कंपनी से, अगर बैंक में आपको खाता खुलवाना है तो उससे
उसी के अकॉर्डिंग, रेलवे से आपको टिकट लेना है तो उसी के अकॉर्डिंग जो फॉर्मेट बना है उसमें प्रपोजल दीजिए। LIC के साथ अगर आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो LIC का जो फॉर्मेट बना हुआ है उसका फॉर्म का, उसके अकॉर्डिंग आप उससे कॉन्ट्रैक्ट कीजिए। या ऐसी बड़ी कंपनियां हैं जिनका अपना प्रपोजल का एक फॉर्मेट बना हुआ है, वहाँ पर उन कंपनियों के साथ जो है पास में बार्गेनिंग का टाइम नहीं होता है। तो वहाँ पर कमज़ोर की सुरक्षा करने के लिए ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्म के कॉन्ट्रैक्ट में रीजनेबल नोटिस की शर्त होती है कि इन कॉन्ट्रैक्ट में अगर कोई शर्त है ना, जैसे आपने रेलवे की टिकट खरीदी है और रेलवे के टिकट के पीछे कुछ शर्तें लिखी हुई हैं, तो उस टिकट के पीछे अगर कोई शर्तें लिखी हुई हैं, ठीक है, तो उनके बारे में, उनको पढ़ने के बारे में अगर उस प्रपोज़ल का जो आगे वाला फ्रंट है उस पर अगर नोटिस नहीं लिखा हुआ है कि पीछे जो कंडीशन लिखी हुई हैं वो कंडीशन अप्लाई होगी, तो तब तक वो सूचनाएं हैं, वो जो प्रपोज़ल में लिखी हुई कंडीशन है वो पार्टीज़ को बाउंड नहीं करती हैं। संसूचना संविदा के साथ या उसके पूर्व ही दे देनी चाहिए, है ना। ऐसे प्रपोज़ल में कोई कंडीशन है तो वो कंडीशन या तो प्रपोज़ल एक्सेप्ट करने के समय या उसके पहले ही दे दी जानी चाहिए। ये भी इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म के मामले में होता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए ए जो है किसी होटल में जाता है और उसको होटल में एक रूम बुक करवाना है, ठीक है। अब ये इस होटल के जो मैनेजर हैं बी के साथ ये रूम बुक करने का एग्रीमेंट करता है, एक काउंटर पे ही इनका एग्रीमेंट हो जाता है और ये रूम बुक कर लेता है। लेकिन जब ये रूम के अंदर जाता है तब इस पे एक नोटिस लिखा हुआ है रूम के अंदर एक पोस्टर पे कि अगर आपका कोई भी सामान गुम हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी स्वयं आपकी होगी। तो ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशन है एग्रीमेंट की। तो इस कंडीशन से पार्टीज तभी बाउंड होगी जब आपने काउंटर पर प्रपोज़ल किया था उसी समय इस कंडीशन के बारे में आपको सूचित कर दिया हूँ। अगर उस समय सूचित नहीं किया गया है तो आप उस कंडीशन से बाउंड नहीं होंगे। फिर मौलिक भंग का सिद्धांत या फंडामेंटल ब्रीच का सिद्धांत, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आपने कोई व्यक्ति जानबूझकर अपना प्रपोज़ल ब्रीच कर रहा है। जैसे ए ने बी के यहाँ पर अपनी जो कोई भी कपड़े इस्त्री करने के लिए रखे हैं, ठीक है, और बी जानबूझकर उसके कपड़े को किसी और व्यक्ति को बेचकर उसकी रकम जो है उस कपड़े के बदले में उस एग्रीमेंट में उसने लिखा है कि अगर कपड़ा गुम हो जाता है, फट जाता है तो उस केस में हम उस कपड़े के 10% तक ही लाइबल रहेंगे। तो ये मौलिक भंग का सिद्धांत है और इस कंडीशन में भले ही ऐसी कंडीशन के होने पर भी रीजनेबल कंपनसेशन उस पार्टी से लिया जा सकता है। अब रिवोकेशन ऑफ प्रपोज़ल, जो प्रपोज़ल किया है उस प्रपोज़ल को कब रिवोक किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए ए ने बी को प्रपोज़ल दिया है अपना जो मोबाइल फ़ोन है, इस मोबाइल फ़ोन को बेचने के लिए, कितने में, 5,000 रुपये में। ए अपना मोबाइल बी को 5,000 रुपये में बेचने का प्रपोज़ल करता है। लेकिन इसी दौरान इसको प्रपोज़ल देने के बाद जैसे इसने ऑफ़र का लेटर जो है डाक में डाला, उसके बाद जो है सी जो व्यक्ति इसके मोबाइल का 10,000 रुपये देने के लिए तैयार हैं। कितने, 10,000 रुपये इस ए के मोबाइल का देने के लिए तैयार हैं। तो ए अपने मोबाइल को 5,000 रुपये में क्यों बेचेगा, लेकिन इसने अपना प्रपोज़ल बी से कर दिया था। तो अगर ये अपना मोबाइल बी को ना बेचकर सी को बेचना चाहता है तो इसे अपने प्रपोज़ल को, ऑफ़र को रिवोक करना पड़ेगा, वापस लेना पड़ेगा, है ना। तो इसी के बारे में प्रोविज़न्स आपके सेक्शन 4, सेक्शन 5 और 6 में किए गए हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के। सेक्शन 4 बात करता है कि कोई भी प्रस्तावना करता अपनी प्रपोज़ल को रिवोक कर सकता है, वापस कर सकता है, जब तक कि प्रतिग्रहीता ने, एक्सेप्ट करने वाले ने एक्सेप्टेंस का लेटर जो है डाक में ना डाला हो उससे पहले या डालने के क्षण तक। लेकिन उसके बाद अगर वो अपने एक्सेप्टेंस को, ये प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करना रिवोक करना चाहता है, जब इसने डाक में एक्सेप्टेंस का लेटर डाल दिया है तो वो रिवोकेशन पॉसिबल नहीं है दोस्तों,
ठीक है। या सेक्शन 6 में कुछ कंडीशन बताई गई हैं प्रपोज़ल के रिवोकेशन करने के लिए कि अगर उस ऑफ़र में कोई टाइम पीरियड फिक्स बता दिया है, अगर उस फिक्स टाइम में प्रपोज़ल को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है तो उस कंडीशन में ऑटोमेटिक प्रपोज़ल रिवोक हो जाएगा। या प्रस्तावक द्वारा दूसरे पक्षकार को रिवोकेशन की सूचना के संसूचित किए जाने के द्वारा प्रपोज़ल रिवोक हो जाता है। जब ए ने बी को रिवोकेशन की संसूचना संसूचित कर दी है तब प्रपोज़ल रिवोक हो जाएगा। या इस प्रपोज़ल में इसने कोई स्पेसिफिक टाइम फिक्स कर दिया है कि 2 दिन के अंदर अगर आप अपने प्रपोज़ल को, मेरे प्रपोज़ल को एक्सेप्ट नहीं किया तो प्रपोज़ल ऑटोमेटिक रिवोक हो जाएगा। या इसने कोई प्रायर कंडीशन लगाई थी कि अगर आपको मेरा मोबाइल 5,000 में ख़रीदना है तो पहले आप मेरे अकाउंट में 500 रुपये फ़ोनपे कर दीजिए, तो उसके बाद बात करेंगे अपन। और उसने इस प्रायर कंडीशन को फुलफ़िल नहीं किया है तब भी प्रपोज़ल ऑटोमेटिक रिवोक हो जाएगा। या प्रतिग्रहण से पूर्व प्रस्तावक की या तो मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है, या वो क्या हो जाता है, अनसाउंड माइंड का या विकृत चित्त हो जाता है और उसकी संसूचना जो है एक्सेप्टर के पास एक्सेप्ट करने से पहले पहुंच जाती हैं, तब भी प्रपोज़ल रिवोक हो जाता है। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों आपके प्रपोज़ल के बारे में। अगली वीडियो में अपन एक्सेप्टेंस के बारे में बातें करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आपको चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना है दोस्तों। और आपको कमेंट में बताना है कि हम इस वीडियो में और क्या सुधार कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।